हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जीवों में विविधता। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसके पहले हमने जीव विविधता के बारे में कुछ चीज़ें जानी थी पिछली क्लास में जिसमें हमने जाना था कि आखिर विविधता होती क्या है। ठीक है, तो विविधता क्या होती है कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, कई प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं ना। जैसे चींटी है तो व्हेल मछली, छोटी सी चींटी, बड़ी सी व्हेल मछली है। तो कुछ पेड़ जो एक ही वर्ष तक रहते हैं, पौधे, तो कुछ ऐसे पौधे जो 130, 150 साल, हजारों साल तक जीवित रहते हैं। तो कुछ इस तरह के पेड़, तो अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिनके लक्षण एक दूसरे से बहुत अधिक विपरीत होते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, विविधता। यानी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं और इनके लक्षण एक दूसरे से अत्यंत ही अलग होते हैं, इससे ही जीवों में विविधता कहते हैं। ठीक है, आगे हमने ये जाना था कि ये जो जीवों में विविधता है, तो जब इतने अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं तो क्या इनका अध्ययन कर पाना आसान है। तो आप लोगों ने बताया था कि नहीं, इसका अध्ययन कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि इतने अधिक लक्षणों को हम अलग अलग एक एक जीव का करें तो अरबों खरबों, अनगिनत कह सकते हैं, अनगिनत जीव हैं। तो अनगिनत के बारे में हम प्रत्येक का अलग अलग जाने, ये आसान नहीं है। तो इसको अध्ययन करने के लिए क्या किया गया, वर्गीकरण की पद्धति अपनाई गई। अध्ययन करने के लिए क्या किया गया, वर्गीकरण। और वर्गीकरण का मतलब क्या है, तो जीवों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। यहाँ एक क्वेश्चन और बन रहा था कि विविधता के कुछ एग्जाम्पल्स दी थी, तो कुछ एग्जाम्पल में काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपकी इस बुक में दिए हुए थे। जैसे कि मान लीजिए अगर व्हेल की बात की गई थी, ठीक है, कि व्हेल मछली जो होती है, तो व्हेल मछली, ये लगभग कितने मीटर लंबे होते हैं, 30 मीटर तक लंबे होते हैं कुछ व्हेल। तो लगभग 30 मीटर लंबे व्हेल की बात की जाए, या फिर कुछ माइक्रोमीटर तक की लंबाई वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे जो बैक्टीरिया होती हैं, तो कुछ माइक्रोमीटर इनकी लंबाई होती है। तो कुछ व्हेल होती हैं जो लगभग 30 मीटर तक लंबी होती है। तो दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है ना दोनों में। ऐसे ही अगर बात की जाए तो कैलिफोर्निया में एक 100 मीटर लंबा रेडवुड पेड़ पाया जाता है। कितना मीटर, 100 मीटर, अच्छी खासी लंबाई है। तो वहीं अगर हम अपने आसपास देखें तो छोटे छोटे पौधे और छोटे छोटे पेड़ भी पाए जाते हैं। ऐसे ही चीड़ के वृक्ष हैं, हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। जबकि अगर कुछ कीट और मच्छरों की बात की जाए तो ये केवल कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं। तो इनमें अत्यंत विविधता पाई जाती है। ये जैव विविधता रंगीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। तो ये जो विविधताएं पाई जाती हैं, इन विभिन्नताओं को विकसित होने में देखिए लाखों वर्ष का समय लगा है। धीरे 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 ये विभिन्नताएं विकसित हुई हैं। और जब हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो हम जानेंगे कि ये जो विविधताएं हैं एक जीव से शुरू हुई। पहले एक जीव था, ठीक है, उस एक जीव से 2 प्रकार के जीव बने, फिर इन 2 से और भी 2 प्रकार के जीव बने, इससे भी 2 प्रकार के। तो ऐसे करते करते बहुत अधिक जीव बनते गए और इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी विविधताएं आती चली गई। तो इनके बारे में हम जानेंगे आगे इसी में। तो इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो ये तो था कि हमें वर्गीकरण क्या है और वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इसके आधार पे 2 क्वेश्चंस थे जिनके बारे में आपने आंसर दिया था कि हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं। अब तक तो आपको पता चल गया है, 2 बार बताया जा चुका है कि जीव हम वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो जीवधारियों का वर्गीकरण हम करते हैं अध्ययन में सरलता के लिए। ठीक है, दूसरा कि अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण। तो उदाहरण आपको पता है, चीड़ के पेड़ का उदाहरण आप दे सकते हैं, व्हेल जो है और बैक्टीरिया, दोनों के एग्जाम्पल्स एक साथ देखिए आप कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको देना है। अब वर्गीकरण का आधार क्या है, तो देखिए जीवों के जब समूहों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किया था अरस्तु ने। यूनानी विचारक थे ये अरस्तु। इन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर। यानी इनके वर्गीकरण का आधार क्या था, उनका वास स्थान, कि ये कहाँ रहते हैं, इस आधार पे उन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। जैसे वर्गीकरण का मान लीजिए कि जल में रहने वाले जीवों को उन्होंने एक तरफ रख दिया, स्थल पे रहने वाले जीवों को एक तरफ, वायु में रहने वाले जीवों को एक तरफ। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि मान लीजिए जल में रहने वाले जीव में यहाँ देखिए कि 4 एग्जाम्पल्स हैं। जल में प्रवाल,
कोरल, जो मूंगा वगैरह होते हैं तो कोरल पाए जाते हैं। साथ ही साथ व्हेल मछली, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये 4 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कहने को तो ये चारों जल में होते हैं और इन्हें एक समूह में रखा गया है, लेकिन क्या इनके गुण धर्म एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। व्हेल और अन्य मछलियों में काफ़ी अंतर होता है। तो जहाँ ऑक्टोपस 8 पैरों की छोटा कीड़ा होता है, तो वहीं व्हेल क्या होती है? एक बड़ी सी मछली हम नहीं कह सकते, व्हेल मछली कहा तो जाता है लेकिन ये मत्स्य वर्ग का नहीं है। आगे ये आपको बताया जाएगा कि क्यों व्हेल जो है वो मछली में नहीं आता है, वो मछली नहीं है, वो स्तनधारी में आता है। तो शार्क मछली, स्टारफिश एकाइनोडर्मेट्स हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चारों 4 प्रकार के जीव हैं, लेकिन जल में रहते हैं। तो क्या जल में रहने वाले सभी जीव एक जैसे हैं? नहीं है। इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे अगर एक कक्षा में कुछ लोग हैं, तो कक्षा में पाए जाने वाले लोगों को हम अगर 2 भागों में बांट दें, कहा जाए कि इनका वर्गीकरण कीजिए, तो वर्गीकरण मान लीजिए 2 तरह का ये वर्गीकरण होता है कि कुछ ऐसे हैं जो गांव से आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो शहर से आते हैं। तो अगर हम देखें कि 2 भागों में हमने बांट दिया, कुछ कहाँ से थे? जो गांव से आते थे, कुछ जो थे वो शहर से आते थे। तो क्या गांव से आने वाले सभी बच्चे एक जैसे हैं? क्या हम उनको मान सकते हैं कि वो एक तरह के हैं? ये एग्जाम्पल ही है एक तरह से आपको समझाने के लिए। इसे आप वर्गीकरण में यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए ये समझिए इसे। तो क्या गांव से आने वाले सभी बच्चे एक जैसे हैं? नहीं है। शहर से आने वाले क्या सभी बच्चे एक जैसे होंगे? नहीं होंगे। तो वर्गीकरण का यह आधार हम नहीं ले सकते। ठीक ऐसे ही अरस्तु का जो आधार था वर्गीकरण का, कि जो जल पे रहते हैं वो सब एक जैसे हैं, स्थल में पाए जाने वाले सभी एक जैसे हैं, तो इस आधार पे हम उनके लक्षणों को अध्ययन नहीं कर सकते थे सबका। फिर हमें वही दिक्कत आती कि अलग अलग अध्ययन करना पड़ता। तो अब ये वैज्ञानिकों ने सोचा कि आखिर फिर कौन सा तरीका अपनाया जाए इनके वर्गीकरण का, आखिर कैसे किया जाए। तो इसके लिए कहा गया कि ऐसे लक्षण लिए जाएं जो विशिष्ट हों। जैसे किसी जीव को यदि हम एक अलग वर्ग में रखते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे लक्षण हो कि जो केवल उसी समूह में पाए जाते हों, किसी अन्य में नहीं पाए जाते हों, विशिष्ट लक्षण। इन्हें कहा गया विशिष्ट लक्षण। तो विशिष्ट लक्षणों के आधार पर उन्हें सबसे पहले बड़े वर्गों में बांटा जाए, फिर वर्गों के बाद से उनको छोटे छोटे उप समूहों में बांटे जाए। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बुक्स के एग्जाम्पल सोचिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके बैग में जो भी आप लेके आते हैं, जो पाठ्य सामग्री लाते हैं, उनको हमको वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहला वर्गीकरण आप क्या करेंगे कि 2 तरह के सामान है उसमें, कुछ कॉपियाँ हैं और कुछ क्या है? किताबें हैं। ठीक है। तो जो 2 ये वर्गीकरण आप करेंगे, कॉपी का और किताब का, ये 2 वर्गीकरण हो गए मुख्य रूप से। 2 पाठ्य सामग्री जो था, पाठ्य सामग्री को हमने 2 भागों में बांट दिया। अब देखिए कॉपी में तो सभी कॉपियाँ लगभग एक जैसी आप मान सकते हैं, या इनमें भी आप आगे वर्गीकृत कर सकते हैं कि कुछ 4 लाइन की कॉपी है, तो कुछ 2 लाइन कॉपी है, कुछ कॉपियाँ क्या हैं? कुछ मैथमेटिक्स की कॉपियाँ हैं, जो छोटे बच्चों की, एक छोटे बच्चों के बाद तो ये मैथ की कॉपियाँ हैं। ठीक। अगर किताबों में देखें तो किताब को आप कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे हिंदी की बुक है, इंग्लिश की बुक है, मैथ की है, साइंस की है, ठीक है, एसएसटी की है। अब आगे देखिए, अब हिंदी को भी हम अन्य 2 भागों में बांट सकते हैं। हिंदी में भी गद्य की किताब होगी, पद्य की किताब होगी। तो अलग अलग भागों में ऐसे बट रहा है। तो जो पहले हमने वर्गीकृत किया उनको अगर हम कह दें कि ये वर्ग है, तो वर्ग के बाद से जो पुनः कॉपी को हमने वर्गीकृत किया, ये हो गए इसके उपवर्ग हो गए। ठीक है। उपवर्ग को हम आगे वर्गीकृत करेंगे तो उनका कुछ और नाम ले लेंगे। तो ये वर्गीकरण का सबसे पहले क्या लिया गया? सबसे पहले बहुत एक मेजर अंतर था, उसे ले लिया गया कि कॉपी एक जैसा दिखता है, कॉपी में हम लिखते हैं तो किताब में लिखा हुआ होता है, ये पहले आधार माना गया। तो इसका पहला लक्षण हो गया लिखावट, कि किस में लिखा हुआ है और किस में लिखा जाता है। दूसरे आधार में हमने क्या माना कि अब कॉपी में ही आगे कि किस कॉपी में क्या लिखा गया है, या कौन सी कॉपी 4 लाइन की है, कौन सी 2 लाइन की है, ऐसे वर्गीकृत किया गया। तो लक्षण बदलते रहते हैं। सबसे मुख्य अभिलक्षण जो होगा, पहले विशिष्ट अभिलक्षण, जिनके आधार पर हम क्या करेंगे, विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर बृहद वर्ग का निर्माण किया गया। उसके बाद जो लक्षण आएंगे वो होंगे अन्य लक्षण, इनके आधार पर वर्गों को उपसमूहों में बांटा गया और नए लक्षणों के आधार पर समूहों के भीतर इसके वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है, आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो थे लक्षण। लक्षण के बारे में हमको और भी, जैसे लक्षण आखिर है क्या, तो किसी भी समूह के सदस्य में अगर किसी को भी हम एक ग्रुप में बांटते हैं
तो उस ग्रुप में जो चीज़ सब में कॉमन होगी, जो सब में पाई जाती होगी, वह कहलाएगा उसका लक्षण। जैसे स्कूल के बच्चों को हम अलग अलग समूहों में बांट देते हैं। आप स्कूल में जाते हैं तो आप जो लाइन लगाई जाती है प्रेयर के टाइम में, तो होता है ना, फर्स्ट की अलग, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग। तो वहाँ पे एक आधार हमने क्या माना कि किस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, तो किस क्लास में पढ़ते हैं ये उनका विशिष्ट लक्षण हो गया, जिसके आधार पे हमने वर्गीकृत किया क्लास। तो क्लास के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ तो उनका क्लास ही क्या हो गया, वहाँ पे वह हो गया विशिष्ट अभिलक्षण, यानी जिनके आधार पर हम जीवों को सबसे प्रमुख समूहों में बांटते हैं वह कहलाते हैं उनके विशिष्ट अभिलक्षण या विशिष्ट लक्षण। तो देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से दिया है कि किसी जीव के, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। फिर से देखिए, किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है। जो भी उसके विशिष्ट रूप हो या विशिष्ट कार्य हो वही उसके क्या हैं, लक्षण हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे मुख्य लक्षण क्या क्या है। अगर एक मनुष्य की बात की जाए तो क्यों मनुष्य, किसी को मनुष्य क्यों कहा जाता है, क्या कॉमन चीज़ें हैं जिनके आधार पे आप बता सकते हैं कि कोई मनुष्य है। तो आप कह सकते हैं कि मनुष्य में 5 उंगलियां पाई जाती हैं, ठीक है, तो इसलिए वो मनुष्य है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि वो सीधा खड़ा होकर चलता है, मनुष्य के ये है ना गुण। उसके बाद से आप बता सकते हैं कि मनुष्य गति करता है, तो गति तो जंतु भी करते हैं, लेकिन अन्य जंतु भी कर रहे होते हैं, कुत्ता भी गति करता है, लेकिन कुत्ता और मनुष्य में फिर क्या अंतर है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो मनुष्य है वह, उसके सोचने समझने की क्षमता पाई जाती है, वह बात कर सकता है, अच्छे बोल सकता है, शब्दों को पहचानता है। तो कुत्ता जो है वो बात, ऐसा नहीं ना कि वो हमारी तरह बात करता है। तो ये आगे के लक्षण होते चले जाएंगे। तो ये सब क्या है, पहला तो जिनके आधार पर हमने अलग किया मुख्य लक्षण वह विशिष्ट हो जाएगा, उसके बाद बाकी अन्य लक्षण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि लक्षणों को कैसे, हम किस लक्षण को हम कहेंगे कि यह मूल लक्षण है और कौन से लक्षण है अन्य लक्षण। ठीक, तो यहाँ इसको समझने के लिए हम जानेंगे कि सबसे पहले जो वह लक्षण जो सबसे पहला आधार है उनमें अलग करने के लिए, ठीक है, तो जो सबसे पहला आधार होगा वह कहलाएगा उनका मौलिक लक्षण, जिस आधार के अलावा अन्य किसी बेसिस पे हम उनको उस तरीके से अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम कहें कि सजीव व निर्जीव, ठीक है, तो सजीव व निर्जीव अलग करना ये भी एक मौलिक लक्षण हो सकता है कि जो गति करते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है वो सजीव होते हैं, जो गति नहीं करते हैं, जीवन नहीं पाया जाता है, वो क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। तो सजीव व निर्जीव होना भी एक मौलिक लक्षण हो सकता है। दूसरा, अगर हम पौधे और जंतु में अगर अंतर कर रहे हैं तो वहाँ पे मौलिक लक्षण क्या हो जाएगा, पौधे और जंतु का मौलिक लक्षण क्या होगा। तो सबसे पहला जो मौलिक लक्षण होगा कि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जो सबसे प्राथमिक लक्षण होता है वो मौलिक लक्षण कहलाता है। उसके बाद अन्य भी लक्षण है, क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का नहीं पाया जाना, तो ये सब अन्य लक्षण में आएंगे। पहला जो मूल लक्षण होता है वह कहलाता है मौलिक लक्षण, ठीक है। तो जीवों, अगर किसी जीव का वर्गीकरण किया जाता है तो मौलिक लक्षण क्या क्या होते हैं इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो होता है, अगर एक यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक समेत जो अधिकांश अंग होते हैं वो झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। हमने पढ़ा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो पहला ही मौलिक लक्षण क्या है कि वह जीव यूकैरियोटिक जीव है या फिर वह प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है। यूकैरियोटिक कैसे, यदि उसके कोशिका में केंद्रक समेत सभी कोशिकाएं झिल्ली से घिरे हुए हैं तो वह यूकैरियोटिक है, अगर झिल्ली से घिरे हुए नहीं है तो वह क्या है, प्रोकैरियोटिक है। तो पहला मूल लक्षण, मौलिक लक्षण क्या हो गया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा कि वह उसकी वो जो जीव है वह एक कोशिका से मिलकर बना है वह या अनेक कोशिका से। तो नेक्स्ट वर्गीकरण, वह जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं जीवाणु की, ठीक है,
दो एग्जाम आपके सामने रख दिया गया, जीवाणु और एक जो है वह है पौधा। तो कहा गया जीवाणु और एक सामान्य पौधे में, गुलाब का अगर पौधा है तो उसको वर्गीकृत कीजिए। तो पहले ही आप क्या कहेंगे कि जो जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक है और जो गुलाब का पौधा है वो क्या है, यूकैरियोटिक है। ये एक मौलिक लक्षण हो गया जिसके आधार पर हम इसको अलग कर सकते हैं। अगर अब गुलाब के पौधे में या पौधा ही है, गुलाब का भी है, गेंदा का भी है, और वहीं पर कुछ ऐसे भी है जो एक कोशिकीय पौधे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि कुछ पौधे जो बहुकोशिकीय हैं उनको अलग कर दिया गया, जो एक कोशिकीय हैं उनको अलग कर दिया गया। तो दूसरा जो लक्षण हो गया वो क्या है, कोशिका की संख्या, यानी एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। ठीक, उसके बाद जब हम देखते हैं तो अब कोशिका के बाद से, जब कोशिका की बात हो गई, कोशिका के बाद अब श्रम विभाजन देखा जाएगा कि अगर वह एक कोशिकीय ही है लेकिन और सभी कोश कार्य एक ही कोशिका में संपन्न होते हैं, तब तो चलो एक कोशिकीय है किनारे पे। लेकिन अगर बहुकोशिकीय है और तो भी उनकी जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं अलग अलग कार्य करती हैं तो उनको अलग रखा जाएगा। और कोई बहुकोशिकीय है और उनकी कई कोशिकाएं एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, यानी ऊतक का निर्माण होता है, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, अलग रख दिया जाएगा। यानी कि तीसरा जो पॉइंट लिया जा रहा है, इसको फिर से एक बार डिटेल में फिर बताऊंगी। तीसरा पॉइंट जो लिया जा रहा है वह क्या है, ऊतक के आधार पे हम ले रहे हैं कि उसमें ऊतक पहले ऊतक पाया जाता है कि इसमें ऊतक नहीं पाया जाता है। तो तीसरा आधार था। उसके बाद आधार हम क्या ले सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण, कि क्या उस जीव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या फिर नहीं होती। जिनमें होती है उनको अलग रख दिया गया, जिनमें नहीं होती है उन्हें क्या कर दिया गया, अलग रख दिया गया। अब है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उनमें शारीरिक संगठन कैसा है, तो ऐसे करते हुए एक निश्चित क्रम बन जाएगा और उस क्रम के आधार पर वर्गीकरण होता चला जाएगा। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए हमने कई जीव जो हैं उन जीवों को हमने दो भागों में बांटा। किस आधार पर बांटा कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक को हम पी से डिनोट कर दे रहे हैं और यूकैरियोटिक को ई से। तो सबसे पहले हम जीवों को देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनकी कोश केंद्रक विकसित नहीं होते हैं, तो वो पहले ही किनारे हो गए। अब यूकैरियोटिक में हम क्या देखते हैं कि यूकैरियोटिक में ही जो उनकी कोशिका है, तो उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। अगर पाई जा रही है, सेल वॉल प्रेजेंट है, तो उन्हें हम अलग रख दिए। सेल वॉल एब्सेंट है तो उन्हें हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो सेल वॉल जिनमें प्रेजेंट है उनको मान लीजिए हमने मान लिया कि वो पादप हैं, यानी कि पौधे हैं, प्लांट हैं। और जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जा रहा है वो क्या है, एनिमल है। तो दो भाग में, सबसे पहले हमने पी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बांटा, फिर यूकैरियोटिक को हमने दो भागों में बांटा, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। अब कोशिका भित्ति की उपस्थिति में भी हम आगे ये कर सकते हैं कि वो जो कोशिका भित्ति पाया जा रहा है, वो जो जीव है वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। ये हम एनिमल सेल में भी देख सकते हैं, प्लांट सेल में भी। इनमें एक कोशिकीय कितने हैं और बहुकोशिकीय कितने हैं, और यहाँ भी एक कोशिकीय कितने हैं, बहुकोशिकीय कितने हैं। अब जो एक कोशिकीय हैं वो तो किनारे हो गए। अब बहुकोशिकीय की बात करते हैं तो बहुकोशिकीय में भी कुछ जीव ऐसे होंगे जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं तो पाई जाती होंगी, लेकिन प्रत्येक कोशिका अलग अलग कार्य करती होगी, यानी ऊतक का निर्माण नहीं होता, उन्हें अलग रख दिया गया। और बहुकोशिकीय में वे जीव जिनमें जो प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं वो एक साथ मिलकर कार्य करती हैं, जैसे चार कोशिका मिलकर एक साथ चार कोशिका यानी ऊतक का निर्माण करती हैं, उन्हें अलग रख दिया गया। ठीक, इसके बाद देखा जाएगा कि जो एक कोशिकीय हैं क्या उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगर होती है तो अलग रख दिया गया, नहीं होती है तो अलग। ऐसे ही बहुकोशिकीय में भी देखा जाए तो ये आधार बट्टा चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर आगे जब आप पढ़ेंगे तो और भी समझ में आएगा, फिर आगे और एग्जाम्पल मिलते रहेंगे। तो यहाँ जब हमने देखा तो एक निश्चित क्रम बन जा रहा है, क्रम बन रहा है ना, सबसे पहले एक लक्षण, फिर उसके बाद लक्षण, फिर उससे अलग। तो इस जो निश्चित क्रम होते हैं उन्हें ही कहा जाता है पदानुक्रम। उन्हें की क्या कह दिया जाता है, पदानुक्रम। यानी जंतुओं के वर्गीकरण में जो विशिष्ट जो विभिन्न लक्षण होते हैं उन विभिन्न लक्षणों के क्रम के आधार पर जो उनका वर्गीकरण किया जाता है वही कहलाता है पदानुक्रम। ठीक है, वही क्या कहलाता है, पदानुक्रम। और पदानुक्रम में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बहुत बड़े समूह में बांटा जाता है, फिर उससे छोटा समूह, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करते करते छोटा हो जाता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, देखिए कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है।
पहला है उनका निवास स्थान, दूसरा उनकी कोशिका संरचना। तो उसके निवास स्थान के आधार पर उनका वर्गीकरण अच्छे से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उनकी कोशिका संरचना उनका पहला मूलभूत लक्षण होगा। सेकंड है कि जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया गया। तो सबसे पहले विभाजन के लिए कौन सा मूल लक्षण लिया गया था, तो उनका वास स्थान। किसने लिया था, अरस्तु ने। ठीक। तीसरा है कि किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा गया। तो किस आधार पे, जंतुओं की जो कोशिकाएं होती है उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और वनस्पति की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस आधार पे जंतु को अलग कर दिया गया और वनस्पति को अलग कर दिया गया। तो ये था आपका कि वर्गीकरण के आधार क्या है और मूल लक्षण क्या है। इसके बाद हमें पढ़ना है वर्गीकरण और जैव विकास। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। यहाँ देखिए सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है। पहचानते हैं ना, एक मनुष्य है तो आप उसको देख के उसकी शारीरिक संरचना से आप बताते हैं ये मनुष्य है। एक कुत्ता है उसे आप पहचान जाते हैं उसे देख के। बिल्ली है, तो यानी उन हम पहचानने का आधार हमारा क्या होता है, उनकी शारीरिक संरचना होती है। साथ ही साथ कभी कभी शारीरिक संरचना अगर एक जैसी दिख रही है तो कार्य के आधार पे हम डिवाइडेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर शेर का बच्चा है या चीते का छोटा बच्चा है और बिल्ली के बच्चे हैं, तो अगर एक पास है तो वो एक जैसे दिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि दिख सकते हैं। तो वहाँ हम क्या देखेंगे, उनके कार्य के आधार पर हम देख सकते हैं। कार्य यदि उनका अलग अलग होगा आप तुरंत पहचान कर लेंगे ये कौन है और दूसरा कौन सा है। तो इनका वर्गीकरण जो होता है शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। जैसे कि अगर शारीरिक बनावट की बात की जाए तो चार पैर अगर जंतुओं के हैं तो मनुष्य भी अगर झुक के चले तो जो उसके दोनों हाथ है वो पैरों की जगह पे अगर यूज तो वो भी चार पैर जैसे दिख रहे हैं। लेकिन अगर मुख्य अंतर देख रहे हैं तो क्या है, सबसे मुख्य अंतर है कि मनुष्य सीधा होकर चल रहा है, तो जंतु क्या है, वह सीधे नहीं चल पाता है, वो क्या होता है अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करके चल रहा है। तो वहाँ ये है कि कुछ लक्षण ऐसे हैं जो अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन आते हैं और ये जो परिवर्तन ला रहे हैं इन लक्षणों में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समय। जैसे अगर बंदर और मनुष्य की बात आपने कई बार सुना होगा कि मनुष्य के जो पूर्वज होते हैं वो कपी होते हैं। तो कपी क्या थे, कपी कैसे चलते थे, उनके चलने का तरीका क्या होता था, कपी अपने चारों पैरों से चल रहे होते थे, कपी यानी बंदर। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने, कहा जाता है ये कि जैव विकास यही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने अपने आगे के दोनों पैरों का इस्तेमाल करना कम कर दिया और वो सीधे चलने की कोशिश करने लगे, उनके आगे के दोनों पैर क्या हो गए, छोटे होते चले गए और वो हाथ की तरह इस्तेमाल होने लगे और फिर वहीं से धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। तो वही है कि जो लक्षणों में जो परिवर्तन होते हैं इनमें समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है, पहली बार यदि कोई चेंज होता है तो उसके बाद यह चेंज धीरे धीरे शरीर में अन्य चेंजेस को प्रभावित करता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जो दूसरा जीव होता है वो पहले वाले जीव से पूरी तरह से अलग हो जाता है और तब वहाँ उन्हें दो जीव मान लेते हैं। जैसे आज क्या है, मनुष्य और कपी अलग अलग जीव माने जा रहे हैं, लेकिन जब शुरुआत हुई होगी तो धीरे धीरे ये चेंज आया होगा। ये नहीं कि पहले बंदर है और बंदर की जो अगली पीढ़ी संतान है वो मनुष्य होगी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। पहले बंदर होगा, उसकी जो अगली संतान होगी वो उसने थोड़ा सा कम किया होगा प्रयोग अपने आगे के दोनों पैरों का, फिर उसकी जो अगली संतान होगी उसने थोड़ा और कम कर दिया होगा, फिर किसी ने और भी, और होते होते एक स्थिति ऐसी आई होगी कि अगर हजारों वर्ष पूर्व की जो पीढ़ी होगी उसी पीढ़ी का एक सदस्य वह कैसा दिखने लगा, मनुष्य की तरह दिखने लगा और बहुत अधिक परिवर्तन हो गए। तो शरीर में बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें ही मूल लक्षण कहा जाता है। जो सबसे पहले लक्षण परिवर्तित हो दिखाई देगा वही क्या कहलाएगा, मूल लक्षण। और मूल लक्षण जो है वो जीवों के वर्गीकरण का सबसे मुख्य पॉइंट होता है। अब है जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नजदीकी संबंध है, तो उसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि जैव विकास है क्या। तो हम अपने आसपास जितने भी जीव देखते हैं, हमने शुरू में ही टॉपिक में बताया कि एक जीव था, एक ही से दो बने, इस दो से फिर से दो बने, फिर इससे भी दो बने,
फिर जो 2 हैं उनसे 2 बने। तो ऐसे करके एक ही जीव से धीरे 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 होते हुए देखिए अनेक जीवों का यहाँ पे निर्माण हो जा रहा है। ठीक यही कहलाता है जैव विकास। तो जैव विकास, और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में, उनकी बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें उन्होंने सबसे पहले जैव विकास के बारे में बताया था। ध्यान रखिएगा कि जैव विकास के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास के बारे में बताया था। जब जैव विकास के इस अवधारणा को हम देखते हैं तो जीवों को हम देखेंगे कि कुछ समूहों में बांटा गया है। ठीक है, उनकी शारीरिक संरचना में बहुत अंतर, जैसे कपी थे, कपी पहले अलग दिखते थे, अभी मनुष्य क्या है, अलग दिख रहा है, जबकि मनुष्य के पूर्वज कपी माने जाते हैं। तो इनकी शारीरिक संरचना में अगर प्राचीन काल की बात की जाए तो प्राचीन काल से लेकर आज तक में, जैसे कुछ में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ में परिवर्तन बहुत अधिक हुआ है। आपकी जो आप लोग जो इमेजेस भेजते हैं उसकी वजह से आजकल बहुत अधिक दिक्कत हो रही है फ़ोन में, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है आप लोगों को, तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे उनकी शारीरिक संरचना, कुछ जीवों की बात की जाए तो प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे बैक्टीरिया अगर जो पहले थे वो वैसे ही है, आज भी वैसे, ऐसा नहीं है नहीं। या कपी, जो सभी कपी तो समाप्त होने, ऐसा नहीं ना सभी कपी मनुष्य बन गए। तो कुछ कपी क्या है जो जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन अगर कुछ की बात की जाए तो उनमें पर्याप्त परिवर्तन हुआ है, बहुत अधिक। पहले प्रकार, जैसे मान लीजिए अगर जीवों की बात की जाए तो जो बहुत पहले जीव थे उनको कहा गया आदिम जीव या निम्न जीव कहते हैं। जैसे कपी है तो कपी क्या कहलाएगा? आदिम जीव या निम्न जीव कहलाएगा, जिनमें अभी भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि जो दूसरे प्रकार के जिनमें इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि वो अलग दिख रहे हैं, उन्हें कहा गया उन्नत अथवा उच्च जीव। तो यहाँ से समझिएगा कि प्राचीन काल के वे जीव जिनमें आज तक, प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हें कहा जाता है आदिम अथवा निम्न जीव। और जिन जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है उन्हें कहा जाता है उन्नत अथवा उच्च जीव। ठीक है, तो इस अगर उच्च जीव के, आदिम और उच्च के अलावा हम ये भी यूज कर सकते हैं कि पुराने जीव और नए जीव, ये भी कहा जा सकता है। और विकास के दौरान चूंकि जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, अगर भी किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनेगी तो जो पहली चीज़ है वह सरल होगी और जो बाद में बनी है वो पहले की अपेक्षा क्या होगी? जटिल होगी। इसलिए पुराने जीवों को साधारण जीव कहा जाता है और नए जीवों को जटिल जीव भी कहा जा सकता है। तो क्या क्या कहा जा सकता है? जैसे जिनमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं प्राचीन काल से, उन्हें हम आदिम जीव भी कह सकते हैं, और जिनमें चेंजेस हुए हैं उन्हें क्या कह सकते हैं? उच्च जीव कह सकते हैं। ठीक है, आदिम या निम्न और उच्च या उन्नत। दूसरा हम कह सकते हैं आदिम को हम पुराने जीव कह सकते हैं, उच्च को हम नए जीव कह सकते हैं। तीसरा क्या है कि जो आदिम जीव हो रहे हैं वो सरल हो सकते हैं, उनको सरल कहा जा सकता है क्योंकि उनका निर्माण पहले हुआ, और उन्हीं से जो नए जीव बने हैं उन्हें हम उन्हें हम जटिल जीव कह सकते हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको बताने हैं कि आदिम जीव किन्हें कहते हैं, ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न है। आंसर आप ही को देना है ये। दूसरा है क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक होते हैं? तो ये आपको बताना है कि उन्नत जीव और जटिल जीव क्या एक ही होते हैं। ठीक है, आगे अगला टॉपिक हमारा है वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। इन जो पदानुक्रम के बारे में मैं बता रही थी कि सबसे पहले एक मुख्य समूह होता है, उससे छोटा, तो उनको नाम दिया गया है एक। तो उसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि इनकी पदानुक्रमित संरचना क्या है। फिलहाल आप इसे पढ़िएगा और इसमें से पदानुक्रमित संरचना